Well, the question says that a LCR circuit behaves like a damped harmonic oscillator. Comparing it with a physical spring mass damped oscillator having damping constant B, the correct equivalence would be. तो सवाल में बात हो रही है एक LCR सर्किट की और इसका कंपैरिजन हो रहा है एक स्प्रिंग मास डैम्प्ड ऑसिलेटर के साथ. नाउ द क्वेश्चन इज रियली अ गुड क्वेश्चन. एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसे करना इतना आसान नहीं है. सो ये क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए मॉडरेट भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है. देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं. पहला तो लकीली आपने एनसीईआरटी का पेज 258 पढ़ा हो. सो इफ यू हैव read that page, then in that table, the table heading is I think the two different phenomena and same mathematical treatment. तो इस हेडिंग की एक टेबल है. उस टेबल में उन्होंने एक तरफ आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है और एक तरफ आपका एलसीआर सर्किट है. मैं पेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूं. तो उस पेज में आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक स्प्रिंग मास के लिए और एक एलसीआर सर्किट के लिए. तो अगर उन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन आपको एनसीईआरटी के पेज में दिया भी गया है, तो अगर आपने वो पेज को पढ़ा है तो भी आप इस सवाल को कर सकते हैं. हालांकि उस पेज में डिस्कस की गई बातें एग्जैक्टली इस पर फिट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आप उस पेज में जो भी डिस्कशन किया गया है उस डिस्कशन के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. तो पहला तरीका तो यह था कि आप उस पेज को आपने पढ़ा हो और उसमें जो भी इक्वेशंस दी गई हैं वो आपके दिमाग में हो और फिर आप अपनी मेमोरी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कर पाएं. लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कभी भी इतना आसान नहीं होता हर एक चीज को याद करना. सो आई थिंक दैट दिस इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नाउ अगर मान लीजिए किसी ने वो पेज नहीं पढ़ा है, तो अगर वो इस क्वेश्चन को करना चाहता है तो फिर उसे क्या क्या एफर्ट लगाने होंगे. तो जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चन एक काफी बेहतरीन सवाल है और ये एक मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है. इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं जो कि आपको आने चाहिए और तभी आप इस सवाल को कर सकते हैं. तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, इट इज you should know the basic idea of damped oscillation. damped oscillation क्या होता है, damping force क्या होता है, damping force किस फैक्टर पर डिपेंड करता है. तो इसका एक बेसिक आइडिया आपको पहले से होना चाहिए. दूसरा आपको पता होना चाहिए कि यहां पर चूंकि कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है, तो कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को कैसे लिखेंगे. क्लियर. तो ये दूसरी बात पता होनी चाहिए. और तीसरी बात, हाउ टू राइट द केवीएल इक्वेशन इन अ क्लोज लूप. तो अगर ये 3 बेसिक बातें पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी का पेज 258 नहीं पढ़ा है. सो यस, आई कैन से दैट क्वेश्चन इज एनसीईआरटी बेस्ड, बट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपको कुछ ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस तो आपको नहीं मिलेंगे. क्लियर. तो एनसीईआरटी से थोड़ा उठा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. सो क्वेश्चन को मैं फिलहाल अभी डिफिकल्ट कैटेगरी में रख रहा हूं एंड नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखिए, मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन के बारे में, लेकिन जहां तक थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको भी होगा कि अगर हम यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें तो डैम्प्ड ऑसिलेशन एक ऐसा ऑसिलेशन है जिसमें एक डैम्पिंग फोर्स होता है. अब ये डैम्पिंग फोर्स क्या है? डैम्पिंग फोर्स एक ऐसा डिसिपेटिव फोर्स है जो कि सिस्टम की एनर्जी को लगातार लॉस करेगा, उसको कम करेगा, जिससे क्या होगा कि अगर कोई आपके पास ऑसिलेशन हो रहा है तो ग्रेजुअली उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा एंड द फाइनली सिस्टम विल स्टॉप. क्लियर. तो डैम्पिंग फोर्स जब भी ऐसा होगा तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो लगातार क्या होगा, कम होगा. अब जैसा कि अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं, अगर यहां पर एयर मौजूद है तो अगर एयर की प्रेजेंस में ये ब्लॉक ऑसिलेशन करेगा तो आपको पता है कि इस एयर की वजह से इस ब्लॉक पर डैम्पिंग फोर्स लगेगा. फिलहाल मैं सरफेस को स्मूथ ले रहा हूं, लेकिन इस एयर की प्रेजेंस की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा जो इसके मोशन का अपोज करेगा. अगर ये इस ब्लॉक की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब नेट फोर्स 0 है और ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इस पोजीशन के अबाउट ब्लॉक ऑसिलेशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. सो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है किसी वेलोसिटी से, तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग एलोंगेटेड स्टेट में होगी, स्प्रिंग खिंची हुई होगी और जिसकी वजह से ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे
इधर फोर्स लगाएगी kx। क्लियर? अगर ये ब्लॉक राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो जो एयर यहां पर है वो एयर इसको ड्रैग करेगी पीछे की तरफ, तो एक डैम्पिंग फोर्स लगेगा पीछे, डैम्पिंग फोर्स FD बोल रहा हूं इसे। सो क्या हो रहा है देखिए, अगर मैं ब्लॉक को थोड़ा अलग से दिखाऊं, ब्लॉक इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक फोर्स लगा स्प्रिंग फोर्स और एक फोर्स लगा डैम्पिंग फोर्स। So there are two forces. One force is exerted by this elongated spring and the other force is exerted by the air molecules. So अगर मैं velocity की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करता हूं तो मुझे इन दोनों फोर्स को नेगेटिव लिखना पड़ेगा बिकॉज दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो आई विल हैव टू राइट माइनस kx माइनस FD इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू acceleration is d2x by dt2. So minus of kx, डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू होती है बेटा bv इज इक्वल टू, या मैं इसको अगर इधर ले आता हूं तो क्या बन जाएगा देखिए, माइनस ऑफ m d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू 0। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है। तो अगर मैं सारे माइनस कैंसिल करूं और इसे थोड़ा प्रॉपर तरीके से अरेंज करूं तो m d2x अपॉन dt2 प्लस b टाइम्स dx बाई dt प्लस kx इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपको मिल रही है एक डैम्प्ड स्प्रिंग मास ऑसिलेशन के लिए। तो इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। तो ये सारा डिस्कशन अभी हमने किसके लिए किया है, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसा ही डिस्कशन LCR सर्किट के लिए। तो LCR सर्किट के लिए भी हम एक ऐसी इक्वेशन डिराइव करेंगे और उस इक्वेशन को फिर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा और फाइनली हमारे पास एक आंसर होगा। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में आपके पास कुछ चार्ज था, इस कैपेसिटर के पास आपने कुछ चार्ज दिया प्लस Q माइनस Q, ये चार्ज आपने दिया और आपने स्विच को क्लोज किया एट t इक्वल टू 0। सो अगर कैपेसिटर के पास कुछ चार्ज है, कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी है, तो वो इस एनर्जी को शेयर करेगा इंडक्टर के साथ। तो यहां पर इसका जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होगा और करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, और जिसकी वजह से इसका जो चार्ज है वो क्या होगा, वो कम होगा। चार्ज कम होगा तो मान लेते हैं कि इसका चार्ज कम हो गए, इसका जो इंस्टेंटेनियस चार्ज है, भाई चार्ज लगातार वेरी करेगा, चार्ज कम हो रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स पर, तो इंस्टेंटेनियस चार्ज को मैं Q एज्यूम कर लेता हूं, तो यहां पर हो जाएगा माइनस Q। तो मैं मान लेता हूं कि जो Q और माइनस Q है दे आर द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और लगातार ये चार्ज क्या हो रहा है, फिलहाल डिक्रीज कर रहा है। अब आपको करना क्या है कि यहां पर एक KVL इक्वेशन आपको लिखनी है। तो KVL इक्वेशन में इसी मैनर में लिखूंगा KVL इक्वेशन। तो चलिए अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो आप देख सकते हैं माइनस और प्लस, तो पोटेंशियल का गेन हो रहा है, पोटेंशियल का राइज हो रहा है। तो अगर पोटेंशियल का राइज हो रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पॉजिटिव साइन के साथ, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, आप सभी ने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV। तो कैपेसिटर के लिए इट इज अ वेरी फेमस इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV। तो मुझे वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा Q बाय C, और चूंकि राइज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे अगर पोटेंशियल का राइज होगा तो उसको पॉजिटिव लूंगा, और अगर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा तो उसे नेगेटिव लूंगा। आगे बढ़ते हैं, इंडक्टर है तो इंडक्टर के अक्रॉस माइनस का L di बाय dt। तो यहां पर ये जो इंडक्टर है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने स्विच को क्लोज किया है तो सडनली करंट यहां पे फ्लो करेगी, और इंडक्टर हमेशा करंट के चेंज का अपोज करता है। तो यहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप होगी, यहां पर नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप होगी, और हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस इट इज L di बाई dt, और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं इसलिए माइनस। क्लियर? वहीं रजिस्टर के अक्रॉस तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियली फ्लो होती है,
तो अगेन यहाँ पे पॉजिटिव से माइनस जा रहे हैं, तो अगेन ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप होने की वजह से माइनस का IR इज इक्वल टू जहां से चले थे वहीं आ गए 0। अब देखिए यहां पर करंट क्या है, करंट को अगर मैं चार्ज के टर्म में लिखूं तो इट इज dq बाई dt, तो करंट इज dq बाई dt। लेकिन यहां पर जो चार्ज है, स्मॉल q कर लीजिए इसे, लेकिन यहां पर जो चार्ज है वो लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो अगर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो यहां पर जो dq बाई dt है ये नेगेटिव है, लेकिन मुझे करंट को पॉजिटिव यहां पे मेंशन करना है। तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू करंट की चाहता हूं तो मुझे इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है वो लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग है। क्लियर? और अगर I हमारे पास माइनस dq बाई dt है तो di बाई dt क्या होगा, तो इट इज माइनस ऑफ d2q अपॉन dt2। तो दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहां पर I माइनस dq बाई dt एंड di बाई dt इज माइनस d2q बाई dt2। अगर मैं इसको यहां पर पुट करूं तो क्या मिलेगा, देखिए। तो अगर मैं इसको पुट करता हूं तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, देखिए इट इज di बाई dt को मैं लिखूंगा माइनस का d2q बाई dt2। तो ऑलरेडी यहां पर एक माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो l d2q अपॉन dt2। उसके बाद माइनस IR, I की जगह पुट कीजिए माइनस dq बाई dt। तो अगर मैं यहां पे माइनस dq बाई dt पुट करूंगा तो हो जाएगा R टाइम्स dq बाई dt। उसके बाद q बाय c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन 2। तो ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2। आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आप पाएंगे कि जो रोल यहां पर x प्ले कर रहा है दैट सेम रोल इज प्लेड बाय q। तो x का रोल कौन प्ले कर रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, x का रोल कौन प्ले कर रहा है, x का रोल q प्ले कर रहा है। ओके, जो रोल मास यहां प्ले कर रहा है दैट सेम रोल इज प्लेड बाय L, इंडक्टेंस। तो मास की जगह यहां पे किसने ले ली है, इंडक्टेंस ने। ओके, B विच इज अ डैम्पिंग कांस्टेंट, B की जगह यहां पे कौन ले रहा है, R। सो यहां पर B की जगह ले रहा है R एंड K विच इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, K की वैल्यू यहां पर है, इट इज इक्वल टू 1 बाय C। सो K की जगह यहां पर आ चुका है 1 बाय C। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कंपेयर। सो डेफिनेटली द क्वेश्चन इज वेरी गुड, बट मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी की रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके जेईई मेन एग्जाम के लिए। और बच्चों एक बात आप हमेशा याद रखना, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स विच आर एक्सक्लूसिवली इन जेईई मेन बट आर नॉट इन जेईई एडवांस। और ये टॉपिक भी केवल जेईई मेन में है, नीट में भी है, लेकिन नीट में भी ज्यादा सवाल इससे नहीं आए हैं। जेईई मेन में इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन, अगर आप रिसेंट ईयर के पेपर एनालाइज करें तो जेईई मेन में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन से। तो ये एक जेईई मेन के लिहाज से इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस वजह से इस टॉपिक को भी मैं टॉप कॉन्सेप्ट में रखना चाहूंगा अगर मैं जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस करूं इस टॉपिक को। तो आई होप आपको ये सारा डिस्कशन समझ में आया होगा।